हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ही लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें कि आज हम चैप्टर नंबर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का पार्ट 6 स्टडी करेंगे। इससे पहले हम इस चैप्टर के 5 पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें अब तक हमने 8 प्रॉपर्टीज देख ली फ्लूइड की एंड 2 लेक्चर्स में हमने उन 8 प्रॉपर्टीज पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और आज के इस लेक्चर में हम आगे की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। देन आफ्टर फिर हम कैपिलरिटी देखेंगे और कंप्रेसिबिलिटी देखेंगे, बल्क मॉडुलस देखेंगे, वेपर प्रेशर देखेंगे। अभी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज बची हुई हैं, तो इन सब प्रॉपर्टीज की स्टडी आज के इस लेक्चर में हम करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब तक के सभी लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टडी करते हैं हम सरफेस टेंशन को, पृष्ठ तनाव। पहले मैं एक बार इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूं इसको, फिर सेम चीज़ों को हिंदी में भी आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव होता क्या है, किसे कहते हैं हम पृष्ठ तनाव। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सरफेस टेंशन यानी किसी भी लिक्विड के सरफेस पे एक टेंशन उत्पन्न होगा, वो क्या होगा, सरफेस टेंशन होगा। मतलब कहने का क्या है, सबसे पहले आपको पॉइंट वाइज समझना चीज़ों को। सरफेस टेंशन लगता कहाँ पर है, तो सरफेस टेंशन लगता है लिक्विड के सरफेस पर। किस पर? लिक्विड के सरफेस पर। अब लिक्विड के कैसे सरफेस पर लगेगा, तो लिक्विड के एक ऐसे सरफेस पर लगता है जो एयर के कांटेक्ट में हो। किसके? एयर के कांटेक्ट में हो, या फिर ऐसे सरफेस पर लगता है जो 2 ऐसे लिक्विड के बीच का सरफेस होगा जो आपस में मिलेंगे नहीं, इमिसिबल। ठीक है, कैसे हो? इमिसिबल होंगे, यानी जो आपस में ना मिले। लाइक डेट पानी हो गया और ऑयल हो गया, तेल। तेल और पानी के सरफेस आपस में मिलते नहीं, तो उन दोनों के बीच में भी सरफेस टेंशन लग सकता है। ठीक है, ऐसे ही पानी और एयर के सरफेस के बीच में भी क्या लग सकता है, सरफेस टेंशन लगता है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन एक प्रकार का टेंसाइल फोर्स होता है जो लिक्विड के सरफेस पर लगता है, और ऐसे सरफेस पर लगता है जो या तो एयर के कांटेक्ट में होगा या फिर 2 ऐसे लिक्विड के बीच का सरफेस होगा जो आपस में मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है डेफिनेशन की फॉर्म में। देखिए, सबसे पहले इसको समझिए, इसके बाद डायग्राम समझाएंगे, फॉर्मूला सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज ए टेंसाइल फोर्स। क्या है? इसको हम एक टेंसाइल फोर्स के द्वारा डिफाइन करते हैं, एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। जो किस पे एक्ट करता है? लिक्विड के सरफेस पे एक्ट करता है। और लिक्विड के कैसे सरफेस पे एक्ट करेगा? जो या तो एयर के कांटेक्ट में होगा, इन कांटेक्ट विद एयर। किसमें? एयर के साथ कांटेक्ट में होगा लिक्विड का सरफेस, या फिर किसके बीच में लगेगा? और बिटवीन 2 इमिसिबल लिक्विड्स, 2 इमिसिबल लिक्विड्स के बीच में लगेगा, यानी 2 ऐसे लिक्विड्स के बीच में लगेगा जो आपस में मिलते नहीं है। अब इस डायग्राम को समझेंगे, यहाँ से आपको ये बिल्कुल डेफिनेशन पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, यहाँ पर एक लिक्विड ले रखा है। ठीक, कोई भी एक लिक्विड है, और इस लिक्विड में 3 पॉइंट हमने कंसीडर किए हैं। एक तो हमने ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लिया, पॉइंट ए। यहाँ पर हमने लिक्विड का एक ये वाला पार्टिकल ले रखा है। सेम हमने दूसरा पॉइंट बी कंसीडर किया और ये वाला पार्टिकल ले लिया। और तीसरा हमने सी पॉइंट कंसीडर किया है, जिसमें कि यहाँ पर आधा पार्टिकल दिखाई दे रहा है आपको सिर्फ। ठीक है, इस तरह से अगर आप यहाँ पर देखेंगे, कहाँ पर? यहाँ पर ए पर, तो यहाँ पर होगा क्या? देखिए, इधर भी पानी है, इधर भी पानी, और ये भी हमारा क्या है, सपोज मैंने पानी वाटर ले रखा है, लाइक डेट। क्या लिया? लिक्विड की जगह पे वाटर ले रखा है मैंने। ठीक है, तो यहाँ क्या वाटर है, तो अब यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं, ये जो पूरा मैंने पार्टिकल लिया वाटर का पार्टिकल है, एंड इसके चारों तरफ वाटर भरा हुआ है। तो इधर वाटर और ये वाला वाटर, तो वाटर के बीच में क्या होगा, सेम टाइप के पार्टिकल हैं, तो कोहेजन फोर्स लगेगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो एक सपोज अट्रैक्शन फोर्स इधर को बाहर की ओर लग रहा है, इस वाटर इसके साथ, सेम नीचे की ओर भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ऐसे इस साइड को लगेगा तो इधर भी लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। यानी हर एक दिशा में यहाँ पर क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ऊपर की ओर लग रहा है, नीचे भी लग रहा है। ठीक है, लेफ्ट में लग रहा है, राइट में भी लग रहा है, इस साइड लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इसके अपोजिट भी लग रहा है। डेट मीन्स होगा क्या, यहाँ पॉइंट ए पर ये जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, नीचे की ओर, दाएं बाएं, ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करते जाएंगे, मतलब निरस्त कर देंगे, और परिणाम स्वरूप यहाँ पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट करते जाएंगे। जो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है वो नीचे वाले फोर्स से कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट में लग रहा है वो राइट वाले से, ये वाला इससे, ये इससे, सभी फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करते जाएंगे, और इसका परिणाम क्या निकलेगा? 0, यानी कोई यहाँ फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अब बी पॉइंट को देखिए ध्यान से, बी पॉइंट में क्या है, इधर लग रहा है राइट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ये वाला फोर्स इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये वाला फोर्स इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। बट यहाँ पर ऊपर की ओर आपका ऊपर क्या है, ऊपर वाटर तो है नहीं, ऊपर तो एयर है, ठीक है, नीचे यहाँ वाटर, तो ये वाला फोर्स क्या होगा, नीचे की ओर फोर्स एक्ट करेगा, मतलब इसका इफेक्ट नीचे की ओर ज़्यादा रहेगा। वहीं अगर आप यहाँ भी देखें सेम, तो सेम यहाँ पर भी क्या होगा, नीचे की ओर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर की ओर कोई फोर्स ही नहीं है। तो सी पॉइंट पर तो इस वाले सी वाले पार्टिकल का तो और भी ज़्यादा नीचे की ओर इफेक्ट होगा, मतलब इसका फोर्स भी नीचे की ओर डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब जब ये नीचे की ओर एक्ट करेगा तो जो ऊपर वाला सरफेस है ये वाला, ये खिंचाव फील करेगा, मतलब इसमें क्या होगा, एक ऐसी पतली सी झिल्ली बन जाएगी जो तनाव महसूस करेगी, खिंचाव महसूस करेगी। यहाँ पर तो कोई भी सरफेस टेंशन नहीं था। आप अगर इस ऊपर वाले सरफेस पे देखेंगे तो यहाँ पर नीचे की ओर फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है, और जब फोर्स का इफेक्ट नीचे को आ रहा है तो जो ऊपर वाला सरफेस है ये क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा, थोड़ा सा खिंचाव फील करेगा इस तरह से ना, तनाव। समझ पा रहे हैं ना सभी। तो यहाँ पर हो क्या गया, यहाँ पर ये जो पार्टिकल सी था, नीचे तो ये वाटर है, ठीक है, वाटर, और ऊपर यहाँ पर क्या एयर है। तो एयर और वाटर के बीच में आपका ये फ्री सरफेस था। ये चीज़ सभी को समझ आ रही है। तो वाटर और एयर के बीच में फ्री सरफेस पर जो टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, वही क्या है, वही सरफेस टेंशन है। अब यहाँ तो वाटर और एयर के बीच में हुआ ये काम। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के लिक्विड होंगे, जैसे एक वाटर हो गया, दूसरा ऑयल हो गया, मरकरी हो गया, वाटर हो गया, या मरकरी ऑयल हो गया, इस तरह से अलग अलग टाइप के, यानी इमिसिबल, कैसे, इमिसिबल लिक्विड्स होंगे जो आपस में मिलते नहीं है, तो उनके बीच में भी क्या लग सकता है, सरफेस टेंशन एक्ट कर सकता है। तो इंग्लिश में डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, इट इज डिफाइंड एज ए टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद एयर, यानी कि यहाँ पर क्या कह देंगे, यह एक टेंसाइल फोर्स होता है जो लिक्विड के ऐसे सरफेस पे एक्ट करता है जो एयर के कॉन्टैक्ट में होता है, या फिर और बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स, दो इमिसिबल लिक्विड्स के बीच में भी ये एक्ट करता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अगर इसको हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डिफाइन करें, फॉर्मूले के अनुसार क्या होगा, जैसे वाटर का ये सरफेस है तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें एक काल्पनिक रेखा मान लेते हैं, इमेजिनरी लाइन ले लेते हैं कोई भी, जैसे हमने ए बी एक इमेजिनरी लाइन ले ली जिसकी लेंथ एल है। तो इस एल लेंथ पर जो परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये क्या कहलाएगा, ये आपका सरफेस टेंशन कहलाता है। मतलब बल बट्टे लंबाई, किसी भी काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर लगने वाला जो लंबवत बल होता है उसको हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। समझ पा रहे हैं सभी। तो यहाँ पर भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। जो सरफेस टेंशन होता है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। समझ पा रहे हैं सभी। एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ द इंटरफेस एंड नॉर्मल टू द लाइन ऑफ द इंटरफेस, जो हमारी इंटरफेस की लाइन है उसके नॉर्मल एक्ट करता है। कैसे नॉर्मल, मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, लंबवत एक्ट करता है ये। समझ आ रहा है सभी को। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन का ये फॉर्मूला हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू एफ अपॉन एल होता है। अब यहाँ से अगर आप इसकी एसआई यूनिट निकालेंगे तो फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है। तो न्यूटन पर मीटर क्या हो जाएगा, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा और आगे मैंने यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नाउ सिग्मा इक्वल टू, हमने देखा न्यूटन पर मीटर था, मैंने इसमें ऊपर नीचे मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर से मल्टीप्लाई किया मीटर का तो न्यूटन इंटू मीटर बन गया, नीचे मीटर का मीटर में क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन इंटू मीटर को हम जूल बोलते हैं, ठीक है। जूल जो वर्क होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है ना। तो बल हो गया न्यूटन में, विस्थापन हो गया मीटर में, तो न्यूटन इंटू मीटर। वर्क की यूनिट जूल होती है तो न्यूटन इंटू मीटर को ही हम जूल कह देंगे। जूल पर मीटर स्क्वायर हो गया, जूल मतलब कार्य के यूनिट है तो हम क्या बोल देंगे इसको, जूल को। रिक्वायर्ड वर्क अपॉन मीटर स्क्वायर, एरिया होता है तो सरफेस एरिया, तो रिक्वायर्ड वर्क अपॉन सरफेस एरिया, इसको भी हम सरफेस टेंशन ही कहते हैं। तो यहाँ पर एक और डेफिनेशन होगी सरफेस टेंशन की, क्या, सो सरफेस टेंशन इज ए वर्क रिक्वायर्ड पर यूनिट एरिया ऑफ लिक्विड। क्या होता है, इज ए वर्क रिक्वायर्ड पर यूनिट एरिया ऑफ लिक्विड, यानी कि जो कार्य होता है, कार्य बट्टे क्षेत्रफल, इसको भी हम क्या कह देंगे, यहाँ पर सरफेस टेंशन कह देंगे। इसको भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे अब कुछ एग्जाम्पल दिखा रखे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल समझने से पहले एक चीज़ आप जरूर समझ लेंगे, सरफेस टेंशन का जो मेन काम होता है ना, सरफेस टेंशन के कारण
कोई भी सरफेस मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करना चाहता है, मतलब कम से कम जगह घेरना चाहता है। अगर किसी भी लिक्विड पर सरफेस टेंशन लगा हुआ है तो वो कम से कम एरिया को ऑक्यूपाई करेगा, मतलब एक जगह इकट्ठा होना चाहेगा। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर लिखा है ड्यू टू सरफेस टेंशन लिक्विड वांट्स टू ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया, यानी लिक्विड क्या चाहेगा? मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करना चाहता है, कम से कम क्षेत्रफल ग्रहण करना चाहता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर यहाँ पर क्या दे रखा है, कुछ एग्जांपल बता रखे हैं। जैसे ड्रॉप ऑफ वाटर हैव स्फेरिकल शेप, क्या होती है? जो पानी की बूंद होती है उसका गोलाकार शेप होता है, आकृति गोलाकार होती है। कभी देखा है बारिश जब पड़ती है तो बारिश की जो बूंद होती है वो गोलाकार होती है, क्यों होती है? सरफेस टेंशन के कारण होती है, क्योंकि जैसे ही बारिश होती है तो उसकी जो पानी के पार्टिकल है ना वो मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करना चाहेंगे, क्योंकि जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, पानी है, बारिश हो रही है, पानी है, बाहर क्या एयर है, हवा है। अब हवा और पानी जब कांटेक्ट में आएंगे तो उनके बीच में सरफेस टेंशन लगेगा, पृष्ठ तनाव लगेगा, और उसके कारण वो कम से कम एरिया ऑक्यूपाई करना चाहेगा। और स्फेरिकल शेप का एरिया जो होता है सबसे कम होता है, ठीक है, मिनिमम एरिया होता है, इसीलिए वो गोल बन जाएगा, गोलाकार शेप ले लेता है। समझ पा रहे हैं ना? तो अगर आपसे कोई पूछे पानी की बूंद गोलाकार क्यों होती है, कारण बताइए, तो आप बता सकते हैं सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, एंड आगे और देखिए, इंसेक्ट्स वॉकिंग ऑन वाटर, जो हमारे छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। जैसे मच्छर हो गया, मच्छर पानी के ऊपर तैरता है, क्यों तैरता है? क्योंकि ऊपर क्या होता है, उसे खिंचाव फील होता है। जो पानी की सबसे ऊपर वाली सतह है ना, उस पर तनाव का एहसास होता है उसको, मतलब वहां पर क्या रहता है, सरफेस बहुत खिंचा हुआ रहता है, तो उस पर इजीली वो तैर पाता है, क्योंकि सरफेस टेंशन लग रहा है वहां पर। समझ पा रहे हैं ना? तो सरफेस टेंशन के कारण ही कोई भी मच्छर हो गया वो पानी पर तैरते हैं। इंसेक्ट जो होते हैं वो वॉकिंग करते हैं कहाँ पर? वाटर पर। एंड स्टील नीडल कैन फ्लोटेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और अगर आप कोई भी स्टील की नीडल मतलब सुई, अगर कोई सुई आप पानी पर डाल देंगे तो वो तैरने लग जाती है। उसका रीजन भी क्या है? सरफेस टेंशन है, उसका भी कारण। तो ये सब एग्जाम्पल है सरफेस टेंशन के। ठीक है, और समझिए आगे, सरफेस ये हो गया ना, ऑफ वाटर ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के कारण। एंड लास्ट लाइन लिखिए, कैपिलरी एक्शन ऑल्सो हैपन ड्यू टू सरफेस टेंशन, जो कैपिलरी एक्शन होता है वो भी सरफेस टेंशन के कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। यानी कैपिलरी एक्शन जानते हैं ना, अभी आपको आगे पढ़ाएंगे जस्ट अभी, केशिकात्व है। जैसे किसी भी लिक्विड का ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना, वो क्या होता है? आपका कैपिलरी एक्शन होता है। कैपिलरी राइज, कैपिलरी फॉल, आप सबके फिजिक्स में पढ़ा होगा, बाकी मैं आपको यहाँ भी पढ़ाऊंगा उस चीज़ को। तो कैपिलरी एक्शन का रीजन भी क्या है? सरफेस टेंशन होता है। तो उम्मीद है आपको ये सभी एग्जांपल समझ में आ रहे होंगे और डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी। यहाँ से तो ध्यान क्या रखना है आपको कि इस पर सतह पर एक टेंसाइल फोर्स काम करेगा, और सतह कैसी होगी? जो पानी और एयर के बीच में होगी, या फिर दो ऐसे लिक्विड्स के बीच की होगी जो इमिसिबल होंगी। ठीक, दूसरा आपको क्या याद रखना है कि जो हमारा नॉर्मल फोर्स होता है पर यूनिट लेंथ ऑफ ए इमेजिनरी लाइन, इसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। यूनिट याद कर लेंगे। यूनिट की हेल्प से हमने रिक्वायर्ड वर्क अपॉन सरफेस एरिया भी निकाल दिया, एक तीसरी डेफिनेशन। देन आफ्टर यहाँ पर नीचे क्या है, कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ ऊपर दिखा रखा है सरफेस टेंशन के कारण ही कोई भी जो लिक्विड होता है वो मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करना चाहता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं कुछ इन्हीं डेफिनेशंस को एक बार हिंदी में ट्रांसलेट करके हिंदी वाले बच्चों को और यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ। ठीक है, जिससे सभी को चीज़ें क्लियर हो जाए अच्छे से। चलिए, अब सेम पॉइंट्स को आप लोग हिंदी में नोट कर लीजिए, मैंने हिंदी में भी लिख दिया आप सबके लिए। तो सबसे पहले हमने बताया था आपको कि किसी द्रव तथा गैस या फिर एक द्रव और दूसरे द्रव जो आपस में ना घुलने वाले द्रव हों। ठीक है, किस किस के बीच में बताया था? एक द्रव मतलब कोई भी लिक्विड हो और गैस हो, ठीक, या फिर कोई भी एक लिक्विड और दूसरा लिक्विड, और ऐसे लिक्विड जो आपस में ना मिलते हो, तो इसकी संपर्क सतह खिंचाव या तनाव में होती है। ठीक है, तो इस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिखा रखा है, वाटर और एयर, इन दोनों के बीच का जो सरफेस है वो खिंचाव में रहेगा, इसको हम पृष्ठ तनाव कहेंगे। ठीक है ना, आगे देखिए, अतः किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो कि द्रव के पृष्ठ पर खींची गई किसी काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर पृष्ठ के तल में तथा रेखा के लंबवत कार्य करता है। तो यही आपको बताया था क्या, जो लंबवत बल होता है पर यूनिट लेंथ, यानी एकांक लंबाई पर लगने वाला जो लंबवत बल है, यही क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखा रखा है। अब इसकी यूनिट आपको समझा ही चुके, न्यूटन पर मीटर होगी। एंड सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? ये न्यूटन पर मीटर है, हमने ऊपर नीचे मीटर से मल्टीप्लाई किया, सेम थिंग, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, इसको जूल कह देंगे, ये मीटर स्क्वायर है।
तो जूल हो गया हमारा वर्क यानी कार्य की यूनिट होती है, तो आवश्यक कार्य बटे ये सतही क्षेत्रफल हो गया। तो किसी तरल के एकांक क्षेत्रफल पर आवश्यक कार्य पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है, एंड यहाँ पर लिख रखा है द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में पृष्ठ तनाव के कारण कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, यानी सरफेस टेंशन के कारण ही मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करना चाहता है ये। आगे एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे पानी की बूंद का गोलाकार होना, तेल की बूंद का पानी पर तैरना, मच्छर का पानी की सतह पर तैरना आदि, ये सब पृष्ठ तनाव के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है। तो जो चीज़ आपको इंग्लिश में समझाई थी वही सब हिंदी में लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, बाकी आप ये फॉर्मूला, अकेला फॉर्मूला जरूर याद कर लें, पृष्ठ तनाव का F/L, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज होगा ये। क्लियर ना? चलिए अब इसको हटाते हैं और देखते हैं अगली प्रॉपर्टी को। ठीक है, चलिए अब समझते हैं अगला टॉपिक, कैपिलरिटी यानी केशिकत्व। अब केशिकत्व क्या होता है इसके बारे में ध्यान से समझेंगे। ठीक है, पहले डायग्राम से समझिए। जैसे हमारे पास दो अलग अलग कंटेनर हैं, एक ये है दूसरा ये है। पहले कंटेनर में हमने पानी भर दिया है, दूसरे वाले कंटेनर में यहाँ पर मरकरी भरी हुई है यानी पारा भरा हुआ है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब हमने क्या किया, इसके अंदर एक ट्यूब इंसर्ट की, और ये ट्यूब है बहुत कम व्यास की जिसका डायामीटर कम है, और कम डायामीटर वाली ट्यूब को हम केस नली कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? केस नली, यानी कैपिलरी ट्यूब कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में केस नली कहते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, पानी के अंदर भी इस केस नली को डाला और हमने इस मरकरी यानी पारे के अंदर भी केस नली को डाला, कैपिलरी ट्यूब को हमने इसके अंदर डाला। और हमने क्या देखा कि जो पानी था इस ट्यूब में ऊपर चढ़ने लग गया। क्या हुआ, पानी जो है ये वाला वाटर जो है ये इस ट्यूब के अंदर ऊपर चढ़ने लग गया। वहीं अगर हमने यहाँ देखा, इस पारे को देखा, तो पारे का सरफेस यहाँ तक था और ये पारा क्या हो गया, नीचे उतर आया, यानी कि जहाँ तक सरफेस है इस पारे का वहाँ से भी नीचे आ गया। ये समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये यानी कि वाटर ये भी लिक्विड फॉर्म में है, मरकरी ये भी लिक्विड फॉर्म में। तो इस केस जो आपकी ये केस नली है यानी कैपिलरी ट्यूब, इसके अंदर यहाँ तो लिक्विड ऊपर चढ़ रहा है और यहाँ लिक्विड नीचे उतर रहा है। तो किसी भी केस नली के अंदर किसी द्रव का ऊपर चढ़ना या फिर नीचे उतरना, यही क्या कहलाता है, केशिकत्व कहलाता है। समझ पा रहे हैं सभी? तो यहाँ डेफिनेशन में यही लिखी है, द राइज और फॉल, द राइज और फॉल, यानी राइज मतलब होता है ऊपर चढ़ना, फॉल मतलब नीचे गिरना। ठीक है, द राइज और फॉल ऑफ लिक्विड व्हेन स्मॉल डाया ट्यूब इज इमर्ज्ड इन इट, यानी अगर हम कोई भी स्मॉल डायामीटर की एक छोटे व्यास की ट्यूब को इमर्ज्ड करते हैं, मतलब डुबोते हैं, किसमें, इन इट मतलब इस लिक्विड में डुबोते हैं, तो इस लिक्विड का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना ही क्या कहलाता है, कैपिलरिटी कहलाता है। ये तो इंग्लिश की डेफिनेशन है छोटी सी, याद कर लेंगे सभी। द राइज और फॉल ऑफ लिक्विड व्हेन स्मॉल डाया ट्यूब इज इमर्ज्ड इन इट इज कॉल्ड एज कैपिलरिटी। हिंदी में क्या कह सकते हैं आप, केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने को कैपिलरी राइज यानी केशिकीय उन्नयन तथा द्रव के नीचे उतरने को केशिकीय अवनयन यानी कैपिलरी फॉल कहते हैं। यानी इसमें क्या हो रहा है, इसमें कैपिलरी राइज हो रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, इसमें कैपिलरी फॉल हो रहा है। अब कौन सा लिक्विड यानी कि कोई भी लिक्विड कब राइज करेगा कब फॉल होगा, इसका क्या रीज़न है, तो इसका रीज़न समझने के लिए यहाँ पर समझ सकते हैं, छोटी सी हेडिंग लिखी है कैपिलरी राइज। तो कैपिलरी राइज इज ड्यू टू, कैपिलरी राइज के कारण क्या होगा, व्हेन यानी कैपिलरी राइज होगा किसके कारण होगा, जब अडेजिव जो आपका अडेजिव फोर्स होगा वो कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा, यानी आसंजन बल की वैल्यू ससंजन बल से ज़्यादा होगी तो कैपिलरी राइज होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है पानी, ठीक। तो हम सब ने पढ़ा है जो पानी का पानी के साथ यानी पानी का जो पानी है इस पानी का और इस गिलास ट्यूब के साथ जो कोहेसिव जो अडेजिव फोर्स होता है यानी आसंजन बल होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है पानी गिलास ट्यूब पे ऊपर चढ़ जाता है, जबकि जो मरकरी है इस मरकरी के खुद के पार्टिकल के बीच में इतना ज़्यादा कोहेसिव फोर्स लगता है कि इसमें राइज ना होकर ये फॉल कर जाती है। मतलब कहने का ये है जब आसंजन बल का मान ज़्यादा होगा ससंजन बल से तो कैपिलरी राइज होगा, और जब ससंजन बल का मान आसंजन बल से ज़्यादा होगा तो कैपिलरी फॉल होगा। अब आपके पास पानी है और आपके पास मरकरी है यानी पारा है। पानी को अगर आप भर के किसी भी ट्यूब को गिलास ट्यूब को जिसका व्यास कम है उसको पानी के अंदर डालेंगे
तो वो जो पानी है ना उस ट्यूब में ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गिलास ट्यूब और पानी के पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जो कि आसंजन बल होगा, उसकी वैल्यू पानी के पार्टिकल का पानी के साथ जो अट्रैक्शन फोर्स है, ससंजन बल, उससे ज़्यादा होगा। यानी पानी का गिलास के साथ अट्रैक्शन फोर्स, जिसे हम आसंजन बल कहेंगे, उसकी वैल्यू पानी का पानी के साथ जो कोहेसिव फोर्स है, ससंजन बल, उससे ज़्यादा होगी। इसीलिए पानी क्या करता है, राइज कर जाता है ट्यूब के ऊपर। वहीं अगर हम बात करें किसकी, इसकी मरकरी की, तो मरकरी के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स यानी सेम पार्टिकल हो गया, तो कोहेसिव फोर्स जो होगा वो मरकरी और गिलास के बीच में अडेजिव फोर्स से ज़्यादा होता है। यानी यहाँ पर मरकरी में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा, इसीलिए यहाँ पर कैपिलरी फॉल होता है। तो ये सिंपल रीज़न है। ये जेईई एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कब कैपिलरी राइज होता है, कब कैपिलरी फॉल होता है। ठीक है, हालांकि जेईई में तो ये भी है सिलेबस में कि ये जो पानी राइज हुआ है यहाँ से यहाँ तक h हाइट तक, इस h की वैल्यू हम डेराइव करते हैं, डेरिवेशन होता है फार्मूले का। यहाँ फॉल हुआ है, इन राइज और फॉल के फार्मूले भी डेराइव करने को आते हैं, बट आपके डिप्लोमा में दे ही नहीं रखा। नॉर्मली फ्लूइड की प्रॉपर्टीज दे रखी थी, जिनमें कि क्या दे रखा है यहाँ पर, इनकी डेफिनेशन। ठीक है, फिर भी आपकी बुक में शायद ये भी नहीं है, मैंने ये भी आपको एक्स्ट्रा बता दिया, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। सिंपल सी डेफिनेशन ये थी। देन आफ्टर कब राइज होगा, कब फॉल होगा, आप समझ गए होंगे। ठीक, जब एडेसिव फोर्स कोहेसिव से ज़्यादा होगा तो कैपिलरी राइज होगा, और जब कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा एडेसिव से तो कैपिलरी फॉल होगा। ठीक है, पहचान लेंगे जी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैपिलरिटी में सिर्फ इतना ही था। अब इसको रफ करके अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं अब अगला टॉपिक, वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब। बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, प्रैक्टिकली समझना, उसके बाद आप थ्योरी रीड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सब कुछ याद हो जाएगा। पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर आपने कोई एक ये क्या ले रखा है, बंद बर्तन है कोई एक। ठीक है, ये क्या, बंद बर्तन, इसको हम इंग्लिश में क्लोज वेसल बोल सकते हैं। ठीक है, क्लोज वेसल, हिंदी में बंद बर्तन कह दीजिए। इस बंद बर्तन के अंदर ये कुछ ही गहराई तक यहाँ पर कोई लिक्विड भरा हुआ है। ये क्या है, इसके अंदर लिक्विड है। ठीक, ये लिक्विड भरा हुआ है, ये कोई द्रव भरा हुआ है। ठीक है, और ये द्रव जो भरा है ना, ये बहुत कम स्थान तक भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं है, इतने स्थान तक है, बीच में गैप है। इस बंद है ऊपर से बर्तन ये, और यहाँ पर द्रव भरा हुआ, बीच में गैप है, खाली जगह है काफ़ी। ठीक, अब स्टार्टिंग में जो ये जो द्रव है, इस द्रव का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, एंड जो प्रेशर है 1 ATM है। ATM मतलब एटमोस्फेरिक, यानी एक वायुमंडलीय दाब, और 20 डिग्री सेल्सियस ताप है इस लिक्विड का। अब आपने क्या किया, आपने इसको नीचे से टेम्परेचर प्रोवाइड किया, और टेम्परेचर की वैल्यू आप बढ़ाते गए। ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाते गए, और जैसे ही टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, कितना, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो ये जो पानी है, ये पानी आपका वाष्पित होना शुरू हो जाएगा, मतलब ये वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी कोई भी लिक्विड गैस की फॉर्म में चेंज होता है तो उसको हम वेपराइजेशन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, इतना आप सभी जानते हैं। तो ये जो ऊपर वाली सतह है इस पानी की, इसको हम फ्री सरफेस कहते हैं, मुक्त सतह। तो यहाँ से ये जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी पानी के जो अणु हैं, यहाँ से उठेंगे और ऊपर चलना शुरू कर देंगे ऐसे से। समझ पा रहे हैं, इस तरह से यहाँ से ये वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर उठ जाएंगे ऐसे से। ठीक, अब यहाँ से पानी वाष्पित हो गया। अब जैसे ये ऊपर उठे यहाँ से, तो यहाँ पर ऊपर बर्तन बंद था, ये जब बर्तन बंद है तो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। क्या होंगे, ये सब यहाँ पर आकर के एकत्रित हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, ये ऊपर टॉप सरफेस पर, यानी जो क्लोज वेसल है इसके टॉप सरफेस और लिक्विड के फ्री सरफेसेस के बीच में यहाँ पर एकत्रित हो गए, इकट्ठा हो गए यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो गए, यहाँ से उठ गए और यहाँ पे आके एकत्रित हो गए। अब होगा क्या, कुछ देर बाद ये वेपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी लिक्विड जो गैस में चेंज हुई थी, वाष्प जो बनी थी, अब ये वाष्प के जो अणु हैं, ये इस वाटर के सरफेस पे इस तरह से, वाटर हो या लिक्विड हो कोई भी, इस लिक्विड के सरफेस पर नीचे की ओर क्या करेंगे, एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, यानी प्रेशर डालेंगे, इसके ऊपर दाब डालेंगे। तो ये जो वाष्प है और इस लिक्विड के सरफेस पर जो दाब लगाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है, समझ पा रहे हैं ना सभी, बोलिए थ्योरी सभी को समझ में आ रही है। यहाँ पर आपको क्या बताया गया, अब देखिए थ्योरी को पढ़िए ध्यान से, और आपको चीज़ें एक एक करके समझ में आती रहेंगी। पहले हिंदी में पढ़ेंगे।
किसी द्रव के द्रवीय अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने को बाष्पीकरण कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं, इतना तो हमें पता है। यानी कोई भी द्रव है, लिक्विड है, जब वो गैस में बदल जाता है, यानी द्रव से गैस में बदलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाष्पीकरण कहते हैं। मतलब वेपर हो रहा है, वेपोराइजेशन हो रहा है, मतलब वेपर में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से सुनिए, माना किसी बंद बर्तन में एक द्रव, या हमने मान लिया पानी, बहुत छोटे स्थान में भरा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बंद बर्तन है, ये वाला, ये बंद बर्तन है, और इसमें बहुत छोटे से स्थान तक यहाँ पर कोई भी द्रव भरा हुआ है, यानी पानी भरा हुआ है। माना द्रव का ताप 20 डिग्री सेल्सियस तथा वायुमंडलीय दाब जो है वायुमंडलीय है, टेम्परेचर और प्रेशर वायुमंडलीय, यही आपको लिखा है यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM। ठीक है, ये ए है ATM। इतना समझ पा रहे हैं। आगे लिखा ये है द्रव 100 डिग्री सेल्सियस पर बाष्पीकृत होगा, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, ये जो द्रव है ये बाष्पित होना शुरू हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ से ये इस तरह से बाष्पित हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, बाष्प में बदल जाएगा। आगे देखिए, अब जब बाष्पीकरण होने लगता है तब द्रव के अणु द्रव की मुक्त सतह से बाहर निकलने लगते हैं। ये मुक्त सतह है द्रव की, फ्री सरफेस, यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं इस तरह से। ठीक है, द्रव के जो अणु हैं, यह बाष्पित अणु द्रव की मुक्त सतह, द्रव की मुक्त सतह और बर्तन के ऊपरी भाग के मध्य एकत्रित होने लगते हैं। कहाँ पर इकट्ठा होंगे ये, इस द्रव की मुक्त सतह और इस बर्तन के ऊपर वाले सरफेस, इसके बीच में यहाँ पर एक जगह एकत्रित होना ये शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये एकत्रित होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी एकत्रित होने लगेंगे। अब ये जो एकत्रित यह अणु द्रव की मुक्त सतह पर, ये द्रव की मुक्त सतह है, इस मुक्त सतह पर एक दाब लगाते हैं या फिर दाब लगाने का प्रयत्न करते हैं, तो यह दाब वाष्प दाब कहलाता है। अब ये क्या करेंगे, इस मुक्त सतह पर ऐसे नीचे की ओर क्या लगाएंगे, एक प्रेशर लगाएंगे ऐसे, तो इसी को हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, वाष्प दाब कहते हैं। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आप, इंग्लिश में वाष्प दाब की डेफिनेशन है, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन ए लिक्विड, यानी किसी लिक्विड पर वेपर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वो क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। इतना समझ पा रहे हैं सभी। अब इसी प्रैक्टिकल को सेम इंग्लिश में समझ लीजिए। कंसीडर वाटर एट 20 डिग्री एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 20 डिग्री टेम्परेचर लिख लीजिएगा यहाँ पर, 20 डिग्री टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी हमने एक वाटर कंसीडर किया जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इन ए क्लोज्ड वेसल, एक क्लोज्ड वेसल में, बंद बर्तन में हमने कंसीडर कर लिया। इट विल वेपोराइज्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होगा, वेपोराइज हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, अब व्हेन वेपोराइजिंग अकर्स द मॉलिक्यूल्स एस्केप्स फ्रॉम फ्री सरफेस, यानी जब वेपोराइजेशन जो होगा, वेपोराइजेशन होगी, तो इस केस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो स्केप कर जाएंगे फ्री सरफेस से, मतलब फ्री सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। एंड गेट्स एक्यूमुलेटेड, और क्या होंगे, और इकट्ठा हो जाएंगे। कहाँ पर इकट्ठा होंगे, इन द फ्री स्पेस बिटवीन लिक्विड सरफेस एंड टॉप ऑफ द वेसल, यानी वेसल के टॉप पर और जो इसका फ्री स्पेस है, किसका, लिक्विड का सरफेस है, ये लिक्विड का सरफेस, इसके बीच में जो खाली जगह है, फ्री स्पेस है, वो वहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं। आगे लिखा है, दीज एक्यूमुलेटेड वेपर्स एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन द लिक्विड सरफेस विच इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर, और ये जो एक्यूमुलेटेड वेपर्स के मॉलिक्यूल्स थे ये क्या करेंगे, ये फ्री सरफेस पर, लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, इसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। बहुत सिंपल सी थ्योरी थी, मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से भी समझाने की कोशिश की, दोनों लैंग्वेज में लिखा है, उम्मीद है आप सबको इजीली ये समझ में आया होगा। ठीक, तो वेपर प्रेशर हमारा कंप्लीट हो गया। इतना सही थ्योरी था, इसमें बहुत कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना है, ना ही इसका कोई फॉर्मूला देखना है आपको, सिंपल थ्योरी का टॉपिक था, इजीली आप इसको कर सकते थे। ठीक है, अब अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं जिसमें हम देखेंगे कंप्रेसिबिलिटी रह गया हमारे, कंप्रेसिबिलिटी देखेंगे और हम देखेंगे वल्क मॉडुलस यानी आयतनात्मक गुणांक जो होता है। ठीक है, इन दोनों को और समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, आगे देखिए। अब चलिए समझते हैं अब फ्लूइड की लास्ट प्रॉपर्टी, कंप्रेसिबिलिटी एंड वल्क मॉडुलस, ये अंतिम प्रॉपर्टी है। इसके बाद जितनी प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में थी सभी कंप्लीट हो जाएंगी। एक टॉपिक बचेगा टाइप्स ऑफ फ्लूइड, वो मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा। ठीक है, इसमें मैंने आपको जो 2-3 लास्ट के टॉपिक कराए हैं, ठीक है, जिसमें कि सरफेस टेंशन हो गया, कैपिलरिटी हो गया और ये कंप्रेसिबिलिटी, ये ओनली डिप्लोमा के पर्पस से पढ़ाया है।
जेई के अकॉर्डिंग अभी इसमें बहुत कुछ है, अंदर डिटेल में समझने के लिए बहुत कुछ है। कैपिलरी राइज के फॉर्मूले, कैपिलरी फॉल के फॉर्मूले, पैरेलल प्लेट्स के बीच में कैसे कैपिलरी राइज और फॉल होता है, तो बहुत सारी चीज़ें थी डिटेल में। एंड जैसे हमने वहाँ पढ़ा था ना सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन में भी आगे और डेरिवेशंस होते हैं। ड्रॉपलेट के लिए अलग डेरिवेशन होता है, बबल के लिए अलग डेरिवेशन होता है, तो वो सब आपके सिलेबस में है नहीं डिप्लोमा में, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया, वो नहीं पढ़ाया। ओनली डेफिनेशन बताई थी और फॉर्मूला आपको बताया था। सेम यहाँ पर भी कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे, ओनली इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फॉर्मूले बेसिक क्या होते हैं। देन आफ्टर इसमें भी और भी हैं डेरिवेशन टाइप से कुछ, तो वो मैं आपके लिए स्किप कर रहा हूँ। जब हम जेई वाला बैच करेंगे वहाँ कवर करा देंगे, ठीक है। ये इसमें आपका ये बल्क मॉडुलस रहेगा, टर्म्स ऑफ डेंसिटी वो आपके सिलेबस में नहीं है। आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए आपके सिलेबस में नहीं है, आइडियल गैस के लिए नहीं है आपके सिलेबस में, एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए आपके सिलेबस में नहीं है, कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस। तो बहुत कुछ है इसमें जानने के लिए, लेकिन वो आप इन फ्यूचर पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस जितना सिलेबस में है उतना समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों कमेंट्स आ रहे थे कि सर कोर्स सेकंड चैप्टर ही चल रहा, छठा पार्ट आ गया। बिकॉज मैं अब तक स्टार्टिंग के जितने लेक्चर दिए थे पूरे डिटेल में करा रहा था कवर, चाहे वो जेई के लिए पढ़ें आप या फिर आप बीटेक के लिए या डिप्लोमा के लिए। बट अब से हम केवल इतना ही करेंगे जितना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं अगर कोई भी क्लास ज़्यादा टाइम तक चलती है तो, ठीक है, कि इतने पार्ट हो गए, 5-6 पार्ट हो गए और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है सर। तो इसलिए आज ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। टाइप्स ऑफ फ्लूइड का छोटा सा पार्ट आपको अलग से प्रोवाइड कर देंगे। देन आफ्टर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर स्टार्ट करेंगे, थर्ड चैप्टर। और अभी के लिए हम डिप्लोमा के हिसाब से चलेंगे, ठीक है, जिससे कि आप लोग परेशान ना हो बहुत ज़्यादा। फिर फ्यूचर में जेई की प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ आपको डिटेल में करा देंगे। बाकी बेसिक सब यही है, जेई वाले बच्चे भी इसे पढ़ सकते हैं बेसिक के लिए। अब समझते हैं कंप्रेसिबिलिटी होता क्या है, संपीड्यता और आयतन प्रत्यास्थ मापांक। देखिए कंप्रेसिबिलिटी जो होता है ना, वो बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है, विपरीत होता है, भी उत्क्रमणानुपाती होता है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह दीजिए आप, या फिर कह दीजिए क्या, रेसिप्रोकल, उल्टा। तो तरलों की संपीड्यता उनके आयतन प्रत्यास्थ गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कंप्रेसिबिलिटी को हम बीटा से डिनोट करते हैं, किससे, बीटा से, और बल्क मॉडुलस को के से। तो बीटा इक्वल टू 1/k होता है। मतलब कहने का क्या है, अगर हमें के पता चल गया तो हमें इजीली बीटा पता चल जाएगा। समझ आ रहा है। कंप्रेसिबिलिटी नाम से पता चल रहा है, हम किसी भी फ्लूइड को कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करेंगे तो वहाँ से हम, अगर हम किसी भी फ्लूइड को दबाते हैं, दबाने पे क्या होगा, उसके आयतन में कुछ कमी होगी। तो जब हम किसी भी फ्लूइड को कंप्रेस करते हैं एंड उसके आयतन में चेंज हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है, कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। फ्लूइड का वह गुण जिसके कारण किसी भी फ्लूइड पर आप प्रेशर लगाते हैं नीचे की ओर, उसे दबाते हैं प्रेशर लगा करके, और उसके आयतन में कमी हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। और आपको ध्यान क्या रखना, कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस का उल्टा होता है। तो बीटा इक्वल टू 1/k होता है। अब अगर हमें बल्क मॉडुलस पता चल जाए, क्या, बल्क मॉडुलस जिसे हम के बोलते हैं, अगर हमें ये बल्क मॉडुलस पता चल जाए, जिसको हिंदी में आयतन प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं, तो हम इजीली कह देंगे 1/k, बीटा बराबर 1/k। तो के देखिए क्या होता है, हमने यहाँ पर क्या लिया, एक कोई वेसल ले लिया, बर्तन ले लिया, इसमें हमने फ्लूइड भर दिया, ठीक है, और इस फ्लूइड पर हमने प्रेशर P लगाया। जब प्रेशर P लग रहा था तब आयतन इसका B था। अब हमने प्रेशर की वैल्यू बढ़ा दी, अब P से कितना बढ़ा दिया, डेल्टा P बढ़ा दिया। जब हमने डेल्टा P प्रेशर चेंज किया, इसमें इंक्रीज किया प्रेशर को, डेल्टा P प्रेशर इंक्रीज किया, तो हमने देखा इसके आयतन में कमी हो गई। यहाँ से यहाँ तक आयतन घट गया, कितना, डेल्टा B इसके आयतन में कमी आ गई। समझ पा रहे हैं सभी। तो यहाँ से जो K होता है हमारा, वो क्या होता है, K होता है चेंज इन प्रेशर। हमने प्रेशर में कितना चेंज किया, चेंज इन प्रेशर। आप यहाँ पर इंक्रीज इन प्रेशर भी लिख सकते थे। चेंज इन प्रेशर में कितना चेंज किया, एंड इस प्रेशर में चेंज के कारण वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी हुई, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। हिंदी भाषा में अगर हम बात करें तो K बराबर हमारा हो जाएगा दाब में परिवर्तन अपॉन आयतनात्मक विकृति। आयतनात्मक कह दो या आयतन कह दो, आयतन विकृति। और आप सभी जानते हैं चेंज इन प्रेशर को हम dP से दर्शा देंगे, dP से, अपॉन आयतनात्मक विकृति जानते हैं ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन EB इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा V अपॉन V, यानी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ भी लिख देंगे हम क्या, चेंज इन वॉल्यूम, यानी D लिख दीजिए या डेल्टा लिख दीजिए, डेल्टा V अपॉन में B। समझ आ रहा है। अब यहाँ हमने ऊपर लिखा है क्या, यहाँ भी डेल्टा ही है, तो डेल्टा लिखिए, dP ना लिख करके,
डेल्टा यूज कर रहे हैं, डेल्टा भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल डी भी यूज कर सकते हैं। तो डेल्टा पी अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी। डेल्टा वी अपॉन वी क्या होता है यहाँ पर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। समझ आ रहा है सभी को। अब चूंकि हमने प्रेशर को बढ़ाया है तो आयतन में कमी हो रही है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन और आ जाता है, क्या, नेगेटिव साइन और आ जाता है यहाँ पर। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, के का फॉर्मूला हो गया। समझ पा रहे हैं सभी को क्लियर है ये। और आप यहाँ लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला, आयतनात्मक विकृति जो होता है आपका स्मॉल ई बी इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी होता है, तो वही वैल्यू हमने यहाँ रखी है। अब आगे आप और लिख लीजिए सिंप्लीफाई करके। अब चूंकि के बराबर क्या आएगा, बी को ऊपर ले जाएंगे आप, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस का साइन आगे आपको मिल जाएगा डेल्टा पी इंटू बी ऊपर पहुँच गया अपॉन में डेल्टा वी, ये मिल गया क्या, के मिल गया। अब हम यहाँ से बीटा निकालना चाहें, चूँकि बीटा 1 अपॉन के था तो उसको उल्टा करके लिख देंगे डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा पी इंटू वी। समझ पा रहे हैं सभी, ये बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ से आगे नेगेटिव साइन लगा देना है, ठीक है। नेगेटिव साइन था इसमें, इसलिए नेगेटिव साइन आप यहाँ पर जरूर लगाएंगे और यही इसका फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, तो लिख लेंगे आप इसे। ये दोनों फॉर्मूले छोटे छोटे हैं, इनको याद रखिएगा। डेफिनेशन यहाँ होगी आपकी, बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन ये होगी आपके सामने, चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इन दोनों के रेशियो को हम बल्क मॉडुलस कह देंगे। बाकी इसका जो हिंदी में थ्योरी पार्ट है वो आपको स्लाइड में शो हो रहा है, वीडियो पॉज करके आप वहाँ से देख देख के इसको अच्छे से लिख सकते हैं। फॉर्मूले वाला जितना पोर्शन है वो आप यहाँ से देख करके नोट कर लीजिए इसमें नोट्स से, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हमारी 3-4 मेन प्रॉपर्टी बची हुई थी, तो ये प्रॉपर्टी भी आज हमारी कवर हो गई है। इन प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से लिखिएगा। टोटल 12 प्रॉपर्टी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में करा दी, इन सबको लिख के नोट्स बना करके याद कीजिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में पहले तो एक छोटा सा पार्ट आपको टाइप्स ऑफ फ्लूइड का प्रोवाइड कर देंगे। देन आफ्टर अगर इसमें 1-2 क्वेश्चन बचे हैं ना, हाँ न्यूमेरिकल नहीं है, हाँ 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो रहे हैं इसमें जो कि इसी टॉपिक पर आधारित है, बल्क मॉडुलस पर आधारित। तो 1-2 क्वेश्चन और टाइप्स ऑफ फ्लूइड का छोटा सा पार्ट प्रोवाइड कर देंगे अलग से आपको। देन आफ्टर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो गया, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक बचा, उसको करा के चैप्टर 1 खत्म, फिर हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।